हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कंसर्न हैं, क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को नहीं पता है। इस वीडियो में कोशिश करूंगा कुछ क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। बेसिकली मैं आप लोगों के साथ क्यूआ पोर्टल के बारे में डिस्कस करूंगा। ये क्यूआ पोर्टल वेबसाइट वही वेबसाइट है जहां पे एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर का जो फॉर्मेलिटीज किया जाता है। मार्च 2021 को जो एक गाइडलाइन आया था जिसमें ये बताया गया था, एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी के बारे में बताया गया था कि जो भी लोग सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं डोमेस्टिक वर्कर के अलावा, वो अपना स्पॉन्सरशिप चेंज कर सकते हैं एक कंपनी से दूसरे कंपनी। उसके डिटेल एक गाइडलाइन थे जिसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करा है। वो सारे वीडियोस आपको सऊदी लेबर लॉ वाला एक प्ले लिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। अगर आप सऊदी अरेबिया में जॉब करते हैं और आपको अगर कोई दूसरा जॉब मिलता है तो उसके 2-3 तरीके हैं चेंज करने का। एक तरीका ये भी है कि सऊदी अरेबिया में रहते हुए आप अपना कंपनी चेंज कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप चेंज कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि आप अपने देश जाइए और नए वीज़ा में आइए। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र का जो फॉर्मेलिटीज़ है ये क्यूआ पोर्टल के थ्रू ही किया जाता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो क्यूआ पोर्टल में सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आपको ट्रांसफ़र अभी नहीं भी करना है तभी भी करके रख लीजिए, क्योंकि कब ज़रूरत पड़ेगा आपको पता नहीं। जो ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेलिटी से बहुत ही ईजी है, कोई भी कर सकता है, आप कर लीजिए। एज ए वर्कर, एज ए एम्प्लॉय क्यूआ पोर्टल में बस आपको 2 ही काम करना रहता है। पहला, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। दूसरा, अगर आपको कोई ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आता है तो उसको रिव्यू और एक्सेप्ट कीजिए। ये 2 ही काम है जो आप कर सकते हैं। तो कुछ कंसर्न्स है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इसमें जो आप नया कंपनी है उससे, अगर आप पुरानी कंपनी है उससे नए कंपनी में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले डेफिनेटली आपके पास एक जॉब ऑफर होगा, तब वो आपको रिक्वेस्ट भेजेगा क्यूआ पोर्टल में, आप एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसमें भी दो तरीका है। पहला ये कि अगर मान लीजिए आप सर्टेन क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हैं तो आपका जो पुराना कंपनी है उसका अप्रूवल नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। और कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं जिनमें आपको पुराना कंपनी का अप्रूवल चाहिए। ऐसे 8 कंडीशंस हैं जो बताए गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ 2 या 3 ही क्राइटेरिया हैं जो अगर आप कंप्लाई करते हैं तभी आपका डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र होगा। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करा है, तो उसमें नहीं जाऊंगा। इस वीडियो में बस क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। पहला, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए क्यूआ पोर्टल में। इसके बाद में जो ट्रांसफ़र फॉर्मेलिटीज़ हैं उसके लिए 2 कंडीशंस हैं, प्रैक्टिकली जो फिजिबल 2 कंडीशन हैं। अगर आप वो कंप्लाई करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो आपका जो ट्रांसफ़र है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा नए कंपनी में बिना पुरानी कंपनी का अप्रूवल का। जो पहला कंडीशन है वो ये कि आपका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर्ड हो गया होगा। ओके, ऐसा नहीं कि जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वो एक्सपायर हो गया तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपका क्यूआ पोर्टल में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो अगर एक्सपायर हो गया, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कौन सा है, लेबर, गोसी में अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है तब आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरा जो कंडीशंस, दूसरा एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया है, सबसे इजी तरीका यही है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया है तो 3 दिन बाद आप, कोई भी नई कंपनी अगर आपको रिक्वेस्ट भेजता है तो आप एक्सेप्ट करने के बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, पुरानी कंपनी के पास अप्रूवल के लिए नहीं जाएगा। प्रॉब्लम तभी होता है जब वो पुरानी कंपनी के पास जाता है। ओके, तो ये 2 कंडीशंस हैं। अगर आप ये दोनों में से किसी को भी अगर कंप्लाई करते हैं तो आपका स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगा बिना पुरानी कंपनी के अप्रूवल के। ओके, अब यहाँ पे नोटिस पीरियड का भी एक सवाल है कि ये नोटिस पीरियड कब से शुरू होगा। जो नोटिस पीरियड है आपका, वो जब आप अपना क्यूआ पोर्टल में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे तब आपका नोटिस पीरियड शुरू होगा। मान लीजिए आपने आज अपना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, आपके कॉन्ट्रैक्ट में 60 दिन का या 60 डेज या 30 डेज का नोटिस पीरियड है, तो उस हिसाब से कंप्लाई होगा। उस केस में अगर आपका कंपनी जो पुराना कंपनी है उसके पास जाता है रिक्वेस्ट और वो अप्रूव करता है, तब
अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है, आपका इकामा एक्सपायर हो गया है, तो उस केस में नोटिस पीरियड आपको सर्व नहीं करना है। आप जिस दिन से आपका ट्रांसफ़र होता है आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। इसमें एक जो अप्रूवल का स्टेटस है, 2-3 स्टेटस है। जब आप क्यूआ में आपको रिक्वेस्ट आएगा, आप एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वहाँ पे अगर आपके जो स्टेटस, ऊपर में एक स्टेटस लिखा होता है, वहाँ पे अगर ये लिखा होगा कि पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल, ओके। करंट एम्प्लॉयर मतलब जो आपका पुराना कंपनी है उसका अप्रूवल के लिए पेंडिंग जब होगा, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा होगा, तो वो स्टेटस दिखा रहा होगा, ओके। अगर उनके पास भी एक ड्यूरेशन है। अगर आप देखा जाए ब्रॉडली, तो ये क्यूआ का जितना भी कॉन्सेप्ट है, ये मुझे लगता है कि एम्प्लॉयर को ही बेनिफिट करता है। अगर आपके कंपनी के पास में जो नया कंपनी है, उन्होंने अगर 14 दिन के अंदर रिक्वेस्ट को अप्रूव या रिजेक्ट नहीं करा, तो वो रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो मोस्टली क्या होता है, जो भी लोग पुरानी कंपनी से नई कंपनी जाते हैं, डेफिनेटली वो एक नए अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं। कॉम्पिटेंट लोग होते हैं वो, जो नए अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं पुरानी कंपनी उनको जाने नहीं देना चाहते हैं, तो उस केस में वो थोड़ा बहुत गड़बड़ी करते हैं। तो मोस्टली वो क्या करते हैं कि 14 दिन तक रखे, इसके बाद एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करे तो अपने आप वो कैंसिल हो जाता है। तो अगर 14 दिन के अंदर अगर उन्होंने एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करा तो वो कैंसिल हो जाएगा, ओके। और एक कंसर्न ये भी है कि अगर पुराने कंपनी ने नया कंपनी ने आपको रिक्वेस्ट भेजा, तो कब तक वो नया कंपनी आपका रिक्वेस्ट को कैंसिल कर सकता है? 10 दिन के अंदर वो नया कंपनी आपके रिक्वेस्ट को कैंसिल कर सकता है। 10 दिन के बाद उनका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, ओके। और एक कंसर्न ये भी है कि मान लीजिए कि आपका ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आपने इनिशिएट कर दिया है, लेकिन आपका इकामा वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है, तो उस केस में क्या आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है तो आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा, अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया है तो हो पाएगा। इस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है लेकिन आपका इकामा वैलिड है, तो ज़रूरी नहीं कि आपका नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक कंडीशन कंप्लाई होता है तो ऑटोमेटिकली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एक ये कंसर्न है कि मान लीजिए आपने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट दे दिया और आपके कंपनी सारे जितने भी दोनों कंपनी हैं, एक रिक्वेस्ट सबमिट करा, दूसरा अप्रूव करा, और नोटिस पीरियड के दौरान अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो क्या ट्रांसफ़र वैलिड रहेगा? बिल्कुल वैलिड रहेगा, वो कैंसिल नहीं होगा, ओके। अब जो आखिरी जो सवाल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस केस में ये ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट कैंसिल हो सकता है। पहला कंडीशन ये है कि अगर जो आपके पुराने कंपनी है वो आपका ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट अगर कैंसिल करता है 14 दिन के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर 14 दिन हो गया और आपके जो पुराने कंपनी है जहाँ पे आप काम करते हैं, जिनको आप छोड़ना चाहते हैं, अगर उन्होंने कुछ नहीं करा, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी नहीं करा, रिजेक्ट भी नहीं करा, तो वो रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तीसरा जो कंडीशन ये है कि कैंसिल रिक्वेस्ट को कैंसिल करने का, अगर आपका 10 दिन हो गया आपको रिक्वेस्ट आया हुआ है और एम्प्लॉई वर्कर अगर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करा, तो 11वां दिन वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ओके। इन सारे चीज़ों में आपको एक बात समझ में ज़रूर आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी, पुरानी कंपनी अगर आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है तो 14 दिन रुकेगा और ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो अगर 14 दिन से पहले अगर कैंसिल करता है तो उनको जस्टिफिकेशन लिखना पड़ता है कि क्यों कैंसिल कर रहा है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक अगर आप रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हैं तो उनको रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट करना ही है, ओके। अगर उन्होंने रिजेक्ट किया तो उनको जस्टिफिकेशन लिखना रहता है, तो वो फिर डिस्प्यूट हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा। तो ज़्यादातर कंपनी यही करते हैं। मान लीजिए आपको कोई कंपनी से अगर नया अपॉर्चुनिटी आया है या फिर जॉब ऑफर आया है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अपना कॉन्ट्रैक्ट को पढ़िए अच्छे से,
जो भी आपका डॉक्यूमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़िए, उस बेस पे आप आगे प्रोसीड कीजिए। मान लीजिए आपको कोई रिक्वेस्ट आता है और आपका कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है, इकामा भी वैलिड है, उस केस में आप क्या करेंगे, पहले अपने कंपनी वालों से बात करेंगे, पुरानी कंपनी वाले से, कि मुझे जाना है। ओके, ये बहुत सुनने में आसान लग रहा होगा कि वो आपको जाने देंगे, लेकिन आपको उनसे पहले बात करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो नए कंपनी वाले रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उनके पास ही जाएगा और वो 14 दिन बाद अगर कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। पहले उनसे बात कीजिए, अगर वो मान जाते हैं तभी अपने नए कंपनी वाले को बोलिएगा कि वो रिक्वेस्ट भेजे, नहीं तो आप अपना स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहता है ये 14 दिन की, क्या होगा नहीं होगा, आप काम नहीं कर पाएंगे, ये सारे कंडीशंस रहता है। और दूसरा ये कि मान लीजिए कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाता है जहाँ पे आपका जो पुराना कंपनी वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करता है, तो सबसे लास्ट जो ऑप्शन वो है कि डिस्प्यूट में जाने का। ओके, डिस्प्यूट मतलब लेबर लॉ में, लेबर कोर्ट में जाने का, एक फ्रेंडली डिस्प्यूट का भी एक ऑप्शन है वो। लेकिन मैं इस चीज़ को इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ही लास्ट ऑप्शन है, ये बहुत ही लंबा खींचता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे काम करने आए हैं, ना कि डिस्प्यूट में जाने के लिए आए हैं। मोस्टली अगर आप अच्छा से बात करेंगे उनसे, उनको बताएंगे सारे प्रॉब्लम्स, तो वो सुनेंगे और प्रोसेस करते हैं। लेकिन तभी भी अगर बहुत एक्सट्रीम होता है तो आप जाइएगा अपने दूसरे लीगल फॉर्मेलिटीज़ में। और जब आप डिस्प्यूट क्रिएट करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आपको कोई लेबर का लॉयर लेना पड़ेगा, वो बहुत ही फ्री सर्विस है। ओके, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट में जाएंगे तो एक फ्रेंडली डिस्प्यूट का ऑप्शन है, वो आपको एक ऑफिसर नॉमिनेट करेंगे जो वर्चुअली आपके साथ में मीटिंग करेंगे। ये सारे फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी लोग इससे जानते हैं आपकी कंपनी में उनसे आप कंसल्ट कीजिए, इसके बाद आगे आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा। और एक सवाल किसी ने मुझे पूछा था कि मेरा कंपनी ने मेरा पासपोर्ट रख लिया है, ओके, और मैं क्या करूं अभी। ये जो है पासपोर्ट कोई भी कंपनी नहीं रख सकता है। 3 या 4 साल पहले एक गाइडलाइन आया था जिसमें ये बताया था कि अगर कोई भी कंपनी एम्प्लॉई का, वर्कर का अगर पासपोर्ट रखता है तो वो एक वायलेशन है, उनको 10,000 सऊदी रियाल का पेनल्टी हो सकता है। तो अगर आप कोई भी कंपनी वाले होंगे, HR में काम करते होंगे, पर्सनल रिलेशनशिप में काम करते होंगे, अगर आपने किसी का पासपोर्ट रखा है तो आप उनको दे सकते हैं, या फिर आपका पासपोर्ट अगर कोई कंपनी के पास है तो उनसे जाके आप अपने पास रख लीजिएगा। ओके, पासपोर्ट अपने पास रहने से बहुत सारे जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, आपको अगर अर्जेंट घर जाना पड़ता है या फिर बहुत सारे ऐसे इशू है, वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यही सारे कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। अगर आप लोगों के कुछ कंसर्न है, क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखिए। अगर मुझे पता होगा तो आप लोगों को आंसर करूंगा, नहीं है तो ढूंढ के बताऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र का या फिर लेबर लॉ का, जब तक खुद कोई एक्सपीरियंस नहीं करता है उसको क्लियर कट पता नहीं होता है। और जो भी बातें मैंने आपको बताएं वो उन लोगों से मैंने कलेक्ट करा है जो प्रैक्टिकली इस सारे चीज़ों को एक्सपीरियंस करा है। जितने भी बातें डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं है। 8 कंडीशंस जो बताए थे कि ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लेकिन उनमें से 1-2 ही प्रैक्टिकली फिजिबल है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी आप लोग को अगर कुछ पता है इस बारे में तो कमेंट में लिखिए। अपने जो भी लोग मेरे कमेंट पढ़ते हैं उन लोगों को थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। अपना ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।